गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट की ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट जो हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल। इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे थे लैंडफॉर्म्स के बारे में, यानी कि स्थल रूपों के बारे में बात कर रहे थे, और जिसमें हम बात कर रहे थे नदी के द्वारा निर्मित या नदी के जो अपर्दन कार्य हैं, जो अपर्दन का नदी के जो रिवर्स के जो वर्ग हैं, उनमें मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में, यानी कि इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर्स, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने बात की थी कि नदी के द्वारा जो स्थल रूपों का निर्माण किया जाता है, अपर्दन कार्य किया जाता है, उनके बारे में हमने बात की थी। और नदी के अंदर नदी के जो अपर्दन रूप हैं, जिसमें हमने गोलीकरण, संचारण यानी कि कोरोजन के बारे में बात की, अपघर्षण ओरेजन के बारे में बात की, सन्निकर्षण फ्लैट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद जो इसका चौथा प्रमुख रूप होता है इरोजन का, जो नदी के द्वारा किया जाता है, यानी कि हाइड्रोलिक एक्शन, जल गति क्रिया के रूप में भी हमने डिस्कस किया था। और अब हम बात कर रहे हैं नदी के द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों के बारे में। नदी के द्वारा जो उत्पन्न स्थल रूप है वो मुख्य रूप से दो रूपों में डेवलप होते हैं। एक होता है इरोजनल यानी कि अपर्दनात्मक स्थल रूप, दूसरा होता है डिपोजिशनल यानी कि निक्षेपात्मक स्थल रूप। अपर्दनात्मक यानी कि उसको काट पीट करके प्रवाहित करके आगे ले गए, वो अपर्दनात्मक स्थल रूप है। और दूसरा जो निक्षेपात्मक स्थल रूप है वो होता है डिपोजिट करना, यानी कि उसका जमाव। तो नदी के द्वारा जो प्रवाहित जो सामग्री है, छोटे कंकड़ पत्थर है, कुछ भी चीजें हैं, वो जब प्रवाहित होते हुए आगे जा रही है तो वो कहीं ना कहीं जमाव करती है। और उस जमाव के द्वारा किस प्रकार के स्थल रूप बनते हैं नदी के द्वारा, वो नदी द्वारा निक्षेपात्मक स्थल रूपों के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं अभी अपर्दनात्मक स्थल रूपों के बारे में, कि नदी के द्वारा जो अपर्दन कार्य किया जाता है उससे निर्मित स्थल रूप कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो नदी के द्वारा जो अपर्दन कार्य किया जाता है उसमें सबसे पहले जो मुख्य रूप से कार्य किया जाता है वो होता है नदी घाटी का विकास करना। नदी के द्वारा जो अपर्दन कार्य किया जाता है उसमें मुख्य रूप से नदी घाटी का विकास होता है। और नदी घाटी का जो विकास होता है वो कई रूपों में होता है। इसके अंदर नदी का जब अपर्दन किया जाता है नदी के द्वारा, तो वेग के आधार पर, जैसे नदी पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे की ओर जब प्रवाहित हो रही है तो नदी का शुरुआत में जो इसकी अवस्था होती है, उस अवस्था के कारण, युवा अवस्था के कारण वेग अधिक होता है। और वेग अधिक होने के कारण नदी के मार्ग में आने वाली जो भी चट्टानें हैं उनको, जो भी घाटी है उनको गहरा किया जाता है। तो नदी घाटी का विकास इसके द्वारा प्रमुख रूप से अपर्दन स्थल रूपों के अंतर्गत आता है, जिसमें मुख्य रूप से घाटी का गहरा होना और वी आकार की घाटी का निर्माण, गॉर्ज, कैनियन, इन सब का निर्माण मुख्य रूप से इसके अंतर्गत किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नदी घाटी का जो विकास है उसमें मुख्य रूप से घाटी का गहरा होना सबसे महत्वपूर्ण अपर्दन कार्य होता है। नदी के अंदर वेग अधिक होता है, तेज होता है, इसलिए नदी के मार्ग में आने वाली चट्टानों को अपर्दन करके और नदी की जो घाटी है उसका जो तल है उसको गहरा कर दिया जाता है। ये अपर्दन के द्वारा संभव होता है। और इसके साथ ही नदी घाटी को जब गहरा किया जाता है तो इसमें कई प्रकार की घाटियों का विकास होता है, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं
वी आकार की घाटी के बारे में। अक्षर से ही दिखाई दे रहा होगा आपको, वी आकार की घाटी, यानी कि अंग्रेजी भाषा का जो वी अक्षर है उसके समान अपर्दन के द्वारा, नदी के अपर्दन के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले नदी जो है तल को काट करके उसे निरंतर गहरा करने का कार्य करती है, जिससे नदी घाटी की जो गहराई है वो लगातार बढ़ती जाती है और घाटी का जो आकार है वो अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर के समान हो जाता है। यानी कि इसका जो तल है, जैसे ये तल है, ये इसके अंदर ढाल है, दीवारें हैं इसका, और ये इस तल को गहरा कर दिया जाएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और साथ साथ ये इस तरीके से बढ़ती रहती है। तो नदी घाटी का जो तल है वो गहरा होता जाता है, जिससे इनकी आकृति जो है अंग्रेजी भाषा की वी अक्षर के समान हो जाती है। इसलिए नदी के अपर्दन रूप द्वारा, अपर्दनात्मक जो रूप है इसके द्वारा सबसे पहले नदी का जो तल है उसको, तलीय घाटी को गहरा कर दिया जाता है, और उसको गहरा करने के बाद में उसकी आकृति अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर के समान हो जाती है, इसलिए इसे वी आकार की घाटी कहा जाता है। इसमें जो दीवारें होती हैं उनका जो ढाल होता है, जैसे हम बात करें ये दीवारें हैं तो इनका ढाल कैसा होगा, तेज हो जाएगा, और साथ ही साथ ढाल कैसा हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स के रूप में इसका शेप बन जाएगी। तो अंग्रेजी भाषा के अक्षर के समान इनका आकार का जो ढाल है वो तेज हो जाता है और उत्तल हो जाता है। नदी की जो घाटी है, यानी कि ये जो जैसे जैसे गहराई जाएगा तो इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, ये सकड़ी होती चली जाएगी, और जो घाटी में निरंतर जो घाटी का विकास होता रहता है, इससे गहराई और आकार दोनों में वृद्धि होती जाती है, और इस घाटी के निर्माण को केवल
वी आकार की घाटी के बाद वी आकार की घाटी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें नदी के द्वारा जो क्षैतिज अपरदन है वो अधिक मात्रा में किया जाता है, जिससे इनकी चौड़ाई ऊपर बढ़ती रहती है लेकिन नीचे की ओर घटती रहती है। और इससे मुख्य रूप से सबसे पहले नदी के अपरदन के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसके बाद बात आती है इसके जो घाटी है, इस वी आकार की घाटी को आकार के आधार पर यानी कि गहराई के आधार पर दो अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट होता है गॉर्ज के रूप में। पहले हम बात कर रहे हैं गॉर्ज के बारे में कि गॉर्ज क्या है। तो गॉर्ज जो है ये वी आकार की घाटियों का ही रूप होता है, और इसमें जो किनारे की दीवारें होती हैं ये तेज खड़े ढाल वाली होती हैं, और चौड़ाई की जो इसके अंदर इस तरीके से इनका तेज खड़े ढाल वाली दीवारें होती हैं और गहराई इसकी अधिक होती है। और वी आकार की घाटी का जब अधिक गहराई तक विस्तार हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जब क्षैतिज अपरदन बढ़ता जाता है, तो जो वी आकार की घाटी का आकार गहराई में बढ़ जाता है, तो इस तरीके की आकृति को गॉर्ज कहा जाता है। गॉर्ज सामान्य रूप में क्या है, वी आकार की घाटी का बड़ा हुआ रूप ही गॉर्ज के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ जो दूसरी स्वरूप इसके अंदर आता है, जैसे हम बात करें इसके अंदर ये वी आकार की घाटी जब हुई, ये और गहराई हुई, तो गॉर्ज का निर्माण हुआ। ये वी आकार की घाटी और इसका भी जो गहरा वाला भाग होता है, यानी कि और भी अधिक गहराई वाला जो भाग है, उसे सामान्य रूप में कहा जाता है कैनियन। ये कैनियन, गॉर्ज और वी आकार की घाटी। सबसे छोटा जो रूप है वो होता है वी आकार की घाटी के रूप में। उसका वी आकार की घाटी का जब अधिक गहराई तक विस्तार हो जाता है और इसकी जो दीवारें हैं वो तेज खड़े ढाल वाली हो जाती हैं, और गहराई में अधिक विस्तार होने के कारण इस तरीके की जो घाटियां होती हैं उसको नाम दिया जाता है गॉर्ज। और जब गॉर्ज भी अधिक गहराई तक बढ़ती चली जाती है, तो इस तरीके की घाटियों को नाम दिया जाता है कैनियन। यानी कि वी आकार की घाटी जब बड़ी हुई तो उसका नाम हो गया गॉर्ज, और जब गॉर्ज का भी और अधिक विस्तार हो गया और अधिक गहराई तक उसका पतन हो गया, तो इस तरीके की आकृति को नाम दिया जाता है कैनियन। तो सामान्य रूप में गॉर्ज का जो फैला हुआ रूप होता है, गहराई वाला रूप जो है, इसको ही कैनियन यानी कि संकीर्ण नदी का भी कहा जाता है। ये आकार में बहुत विशाल लेकिन खड़े ढाल वाली सकड़ी घाटी के रूप में होता है। तो इस तरीके के ये जो वी आकार की घाटी के रूप हैं, इसमें गॉर्ज और कैनियन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विश्व के अंदर गॉर्ज और कैनियन के जो उदाहरण की बात करें हम, तो लगभग सभी महाद्वीपों के अंदर इनका विस्तार पाया जाता है। जैसे हिमालय पर्वत भारत के क्षेत्र में, यहाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो निर्मित गॉर्ज हैं वो मुख्य गॉर्ज के रूप में है। और सिंधु जो नदी है ये हिमालय पर्वत की श्रेणियों को काट करके लगभग 17,000 फीट की गहराई वाले गॉर्ज से प्रवाहित होने वाली नदी है। और यूएसए के अंदर कोलोराडो नदी का जो ग्रैंड कैनियन है वो विश्व की सबसे बड़ी कैनियन के रूप में फेमस है। तो इस तरीके के स्थलों का विकास अधिक मात्रा में नदी के द्वारा किया जाता है। ये सब नदी का जो वेग होता है उसकी जो गति होती है उसके ऊपर निर्भर करती है। इसके बाद नेक्स्ट है
जो दूसरा स्वरूप इसके अंदर बनता है नदी के अपरदन से, वो आता है वाटरफॉल के रूप में, यानी कि जल प्रपातों के रूप में। तो ये जो आकृति है, सबसे पहले नदी के द्वारा अपनी घाटी तल को गहरा किया जाता है, जिससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। और जब नदी के द्वारा वी आकार की घाटी का भी अपरदन कर दिया जाता है, तो क्षैतिज अपरदन के द्वारा वी आकार की घाटी जब अधिक आकार में फैल जाती है, तो गॉर्ज का निर्माण होता है। और गॉर्ज का जब विशाल रूप फैल जाता है और अधिक अपरदन हो जाता है, जो लेटरल इरोजन के रूप में है, यानी कि क्षैतिज अपरदन के रूप में होता है, तो उसके द्वारा मुख्य रूप से कैनियन का निर्माण होता है। तो ये स्वरूप नदी घाटी के विकास से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट स्वरूप आता है जलप्रपात और छिद्रिका के रूप में। पहले हम बात कर रहे हैं जलप्रपातों के बारे में। सभी जानते हैं वाटरफॉल्स के बारे में, यानी कि झरना जिसको बोला जाता है जलप्रपात। तो इस तरीके के स्वरूप नदियों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है। तो जलप्रपात क्या है कि जो किसी स्थान पर नदियों का जो जल है ऊंचाई से खड़े ढाल, यानी कि जो क्लिफ बनता है, जैसे यहाँ पर्वतीय क्षेत्र से नदी प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र इस तरीके का है, तो इस क्षेत्र के ऊपर जब नदी आ रही है, नदी प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ खड़े ढाल से सीधा नीचे आके गिरती है नदी। तो इस तरीके के ये जो क्लिफ होता है, जिसको हम बोलते हैं, इस ऊंचाई वाले भाग से जो क्लिफ बनता है, इसके ऊपरी भाग से तेज गति से नीचे की ओर जब जल गिरता है, तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। यानी कि ये क्लिफ जो बना है, जो ढाल बना है, ये यहां से जो जल है वो तेज गति से नीचे की ओर गिरता है। तो इस तरीके से जो जल गिरता है उसे जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये जो जलप्रपात की स्थिति आती है, ये उस समय आती है जब नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम जो चट्टानें हैं, इनकी परतें या तो क्षैतिज अवस्था में मिलती हैं या लंबवत अवस्था में पाई जाती हैं। तो इस तरीके की जो आकृति का निर्माण है वो मुख्य रूप से नदी के अपरदन के द्वारा संबंधित है। और इसमें कठोर और मुलायम चट्टानों का लंबवत रूप में विस्तार होने पर या क्षैतिज रूप में विस्तार होने पर इस तरीके की आकृति का निर्माण होता है। और चट्टानों के ऊपरी भाग से या पर्वतीय क्षेत्र से जो जल है वो तेज गति से खड़े ढाल के कारण नीचे की ओर गिरता है। और इस तरीके से जो जल नीचे की ओर गिरता है, इसे वाटरफॉल्स यानी कि जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नदी का जो जल है वो मुलायम चट्टान को तो अपरदित कर देता है, यानी कि उसको काट देता है, लेकिन जो कठोर और मजबूत चट्टानें होती हैं उनका अपरदन नदी के द्वारा नहीं हो पाता, जिससे क्या होगा, जल उसके ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरने लगता है। तो इस तरीके के अंदर मुख्य रूप से जलप्रपातों का निर्माण होता है। और इसके बाद बात आती है दूसरे स्वरूप की, जो है छिद्रिका के नाम से। जिसे बोलते हैं रैपिड्स। रैपिड्स क्या है? जलप्रपात का ही रूप है। तो इसके अंदर क्या फर्क है कि सामान्य रूप से इनमें बहुत कम डिफरेंस होता है, बहुत कम अंतर होता है। और नदी के जिस भाग में जल धारा का प्रवाह साधारण वेग से होता है, यानी कि नॉर्मल जो नदी का वेग है उससे अधिक जब वेग होता है, तो उसे प्रपाती या छिद्रिका कहा जाता है। यानी कि जब जल ऊंचे ढाल से गिरने लगता है, तेज गति से गिरने लगता है, तो उसे प्रपाती यानी कि छिद्रिका कहा जाता है। छिद्रिका की जो ऊंचाई होती है वो प्रपात का एक छोटा और सामान्य रूप ही समझा जाता है इसको। यानी कि अधिक ऊंचाई भाग से जब गिरता है जल, तो उसे प्रपात कहा जाता है। लेकिन एक साधारण वेग से कुछ अधिक
यहाँ तो तेज गति से जल नीचे गिरता है, इस क्षेत्र में तेज गति से नीचे गिरता है, लेकिन ये जो रैपिड्स है इसमें क्या है कि इस तरीके से जो जल है वो साधारण वेग से कुछ अधिक रूप में ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरता है। जलप्रपात की ऊंचाई अधिक होती है, छिट्टिका की ऊंचाई कम होती है। इस तरीके की आकृति जो बनती है नदी के द्वारा उसे प्रपाती यानी कि रैपिड्स के नाम से या छिट्टिका के नाम से इसको जाना जाता है। छिट्टिका की जो स्थिति होती है वो मुख्य रूप से प्रपात के नीचे यानी कि जो वाटरफॉल है इसके नीचे या इसके ऊपर इसकी स्थिति होती है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल के साथ ही रैपिड डेवलप हो, ये भी सामान्य रूप में नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहीं नहीं है। अलग रूप में भी इन दोनों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इन दोनों प्रकार के स्थूपों का विकास हो सकता है। तो ये बात थी प्रपात यानी कि वाटरफॉल और रैपिड्स के बारे में। तो किसी भी महाद्वीप के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर जहाँ नदियों का प्रभाव होता है वहां पर सामान्य रूप में जलप्रपातों का और जो रैपिड्स हैं उनका निर्माण होता है। तो ये इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जलप्रपातों का निर्माण किया जाता है नदी के द्वारा, जो मुख्य रूप से इसके वेग के ऊपर निर्भर करता है। जब तेज गति से जल प्रभु वाले क्षेत्र से क्लिफ से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है, जो अधिक ऊंचाई से नीचे गिरता है। और जब सामान्य वेग से कुछ अधिक मात्रा में तेज गति से जल का वेग होता है, नदी के जल का वेग होता है, तो उसे प्रपाती या छिट्टिका रैपिड्स जिसको हम बोल रहे हैं उसका निर्माण होता है। तो ये बात थी नदी के अपरतन के स्वरूप जिसमें हमने जलप्रपात और छिट्टिका को डिस्कस किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो स्वरूप आता है अपरतन के द्वारा वो होता है जल गर्तिका के रूप में, यानी ये उसको बोला जाता है पॉट होल्स के नाम से। नेक्स्ट है पोर्ट होल्स यानी कि जल गर्तिका के रूप में। तो नदी की जो तल होता है इसमें जो जल भंवर बनते हैं, यानी कि इसके तल के ऊपर जो गोल गोल आकृति में जल का घुमाव होता है नदी की तली में, तो वहां पर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े तेजी से चक्कर लगाते हुए छोटे छोटे गर्तों का निर्माण कर देते हैं। क्या होता है कि जैसे ये नदी प्रवाहित हो रही है, इसका जो ये तल है इसके ऊपर ऐसे गोल गोल आकृति का प्रभाव होता है, जिसके अंदर इस भंवर के अंदर जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं वो गोल गोल घूमते रहते हैं, और जब ये घूमते रहते हैं तो इसकी तली को गहरा कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस जल भंवर के द्वारा उन जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं उनको एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जब मिलती है तो उसके साथ साथ घूमते हुए नदी की तल के ऊपर छोटे छोटे गड्ढेनुमा आकृति का निर्माण कर देते हैं, गर्तों का निर्माण कर देते हैं। और इस तरीके के जो टुकड़े हैं उनको छेदक या घर्षक यंत्र यानी कि ग्राइंडिंग टूल्स के नाम से इनको जाना जाता है। जैसे हम बात करें कि फर्नीचर का काम करने वाला जो बढ़ई होता है, कारीगर होता है, वो भी लकड़ी के ऊपर जब छेद करता है तो उसको गोल गोल घुमा के उसके ऊपर छेद करता है, वही प्रोसेस इसके अंदर होती है। जल भंवर जब चलता है इनके तल में, तो तल में जब भंवर की स्थिति होती है तो भंवर के अंदर छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनके द्वारा इसके तली पर छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण हो जाता है, जिसे जो ये छेदक यंत्र होते हैं, जो ग्राइंडिंग टूल्स जिनको हम बोल रहे हैं, इनके द्वारा नदी के तल में सुराख छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता रहता है, और धीरे धीरे ये क्षेत्र क्या है
अपवर्तित होते रहते हैं, जिससे इनका आकार बढ़ता जाता है। और जब इनका आकार बढ़ता जाता है तो इस तरीके के जो स्तर रूप बनते हैं, यानी कि जल के गर्त जो बनते हैं, उनको उस आकृति को नाम दे दिया जाता है पॉट होल्स, यानी कि जल गर्तिका के नाम से। तो ये स्तर रूप है जो नदी की तली में नदी का जो वेग है उसके द्वारा भावों का उत्पन्न होना, और उन भावों के उत्पन्न होने से उनमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों के द्वारा नदी के तल के ऊपर छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण होना। और जब ये छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण होता है तो उसका धीरे धीरे अपरदन होता रहता है, और अपरदन होने के बाद जब ये जो गर्त है बड़े हो जाते हैं तब इनको नाम दिया जाता है पॉटहोल्स, यानी कि जल गर्तिका। और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ने के कारण जो उत्पन्न स्तर रूप होता है इसे कहा जाता है पॉटहोल्स, यानी कि जल गर्तिका के रूप में। और इनके जो व्यास और जो इनकी गहराई है वो कई मीटर तक होती है। जल गर्तिका की गहराई और व्यास, यानी कि जो सामान्य रूप से जो जलगर्त बन रही हैं उनको नाम दिया जाता है। जैसे हम बात करें, ये तली है, इसके ऊपर जो छोटे छोटे इस तरीके के गर्तों का निर्माण हुआ तो ये तो कहलाए क्या, जल गर्तिका, यानी कि पॉटहोल्स। और इसके बाद में दूसरा स्तर रूप आता है जिसे बोलते हैं अवनमन कुंड। जिसे बोलते हैं प्लंज कुंड, अवनमन कुंड के रूप में। ये क्या है कि जब ये जल गर्तिका का आकार जैसे यहाँ इतना है, लेकिन जब ये जल गर्तिका का आकार बड़ा हो जाता है तो इनको नाम दिया जाता है अवनमन कुंड के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कि पॉटहोल्स का जब आकार बड़ा हो जाए तो उसको प्लंज पूल, यानी कि अवनमन कुंड के नाम से जाना जाता है। और जलगर्तिका जो है पॉटहोल्स और अवनमन जो कुंड है इनका जो निर्माण है वो मुख्य रूप से जहां प्रपात बनते हैं, यानी कि जहां वाटरफॉल्स गिरते हैं उसके तल पर, उस तल के ऊपर इस तरीके की आकृतियों का निर्माण होता है जो पॉटहोल्स और प्लंज पूल के रूप में जानी जाती है। तो ये स्वरूप डेवलप होता है नदी की तली में, मुख्य रूप से प्रपातों के जो तल हैं वहां पर इनका निर्माण होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्वरूप आता है संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान यानी कि स्ट्रक्चरल ब्रांचेस के रूप में। संरचनात्मक सोपान यानी कि स्ट्रक्चरल ब्रांचेस के रूप में ये स्वरूप है। ये क्या है कि नदी के मार्ग में जब कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें एक के बाद एक दूसरे के बाद में क्षैतिज अवस्था में इनका विस्तार पाया जाता है। यानी कि कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, ऐसे जब इनका विस्तार पाया जाता है क्षैतिज रूप में, तो इस परिस्थिति के अंदर नदी के द्वारा डिफरेंशियल इरोजन की प्रोसेस होती है, जिससे क्या है कि इसके द्वारा जो कठोर और मुलायम चट्टानों का कटाव है, अपरदन की जो प्रोसेस है वो अलग अलग ढंग से होती है। तो कठोर चट्टानों की कठोर जो चट्टाने हैं उनकी तुलना में जो मुलायम जो चट्टाने हैं उनका अपरदन अधिक हो जाता है और तेज गति से हो जाता है। यानी कि कोमल जो चट्टाने हैं, मुलायम जो चट्टाने हैं, उनका अपरदन आसानी से हो जाता है, जबकि कठोर चट्टानों का अपरदन कठोरता या मुश्किल से हो पाता है। इस तरीके से नदी के अपरदन के द्वारा सोपानाकार स्थितियों का निर्माण जो है नदी की घाटी के दोनों ओर इनका निर्माण हो जाता है। जैसे इस तरीके से उनका अपरदन कर दिया जाता है।
जिससे इनकी आकृति सोपानाकार रूप में हो जाती है और इस तरीके की आकृति को संरचनात्मक सोपान यानी कि स्ट्रक्चरल बेंचेस के रूप में जाना जाता है। और इनको सोपान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी आकृति ऐसे हो जाती है सोपानाकार, इसलिए ऐसा लगता है कि ये जो है सोपान के रूप में डेवलप हुई है। और ये जो है नदी वेदिकाओं से अलग करने के लिए इनको संरचनात्मक सोपान का नाम दिया जाता है। इनके निर्माण में चट्टान की कठोरता और जो मुलायम होना है चट्टान का, ये मुख्य रूप से इनके निर्माण को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से चट्टानों की जो स्थिति होती है संरचनात्मक, उनके आधार पर इस प्रकार के स्थल रूप का विकास होता है। तो ये बात थी अपनी जो अपरदनात्मक स्थल रूप है नदी के, उनके बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो इसके और अन्य जो स्थल रूप हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।